हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नई एनसीईआरटी की सोशल साइंस की क्लास 6 की बुक में पढ़ा रही हूँ। 3 चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ और तीनों चैप्टर ज्योग्राफी से संबंधित थे। आज चौथे चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। जो 3 चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं उनमें क्या क्या पढ़ाया है। पहला जो चैप्टर था उस पर पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति के बारे में बताया था। दूसरा चैप्टर महासागर और महाद्वीप से संबंधित था और तीसरा स्थल रूप एवं जीवन से। तो ये तीनों मैं पढ़ा चुकी हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए एनसीईआरटी की सोशल साइंस की किताब पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ। तो 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, आज चौथा अध्याय पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज चौथा अध्याय पढ़ेंगे, इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कोटेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है। यह संवाद है आज के समय एवं कल यानी बीते समय के समाज के मध्य। हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान समाज को पूर्णता समझ सकते हैं। ये कोटेशन किसका है? E.H. कार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चित्र देख लीजिए। ये राष्ट्रीय संग्रहालय है, नई दिल्ली में ये स्थित है। अब आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ऐसे संग्रहालयों में अतीत से संबंधित उन वस्तुओं जैसे कि मूर्ति, सिक्के और आभूषण आदि को संरक्षित किया जाता है, जो हमें अपने इतिहास को समझने में सहायक सिद्ध होती हैं। तो प्राचीन काल की जो वस्तुएं हैं वो यहाँ पर संरक्षित की गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हुए हैं जिनके उत्तर इसी अध्याय में मिलेंगे। क्या लिखा है? हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं? इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोत हमारी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? आदि मानव किस प्रकार रहते थे? इन सब के बारे में इसी अध्याय में पढ़ेंगे। आगे लिखा है हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं। लिखा है आपको विज्ञान की कक्षा में पता चलेगा कि पृथ्वी का एक बहुत ही लंबा इतिहास है, जिससे जिसमें से हम मानवों का इतिहास नवीनतम और छोटा सा भाग है। यानी कि पृथ्वी का जो इतिहास है ये बहुत लंबा इतिहास है, लेकिन जो मानवों का इतिहास है ये उसका एक छोटा सा भाग है। नवीनतम यानी कि नया और छोटा सा भाग। इस चित्र के बारे में नीचे लिखा हुआ है, तब आपको इसको दिखाएंगे। अभी जो लिखा है उसे पढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है अनेक लोग पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते हैं। उनमें से कुछ लोग पृथ्वी के सतह के नीचे के रहस्यों को जानने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। इस तरह भी पृथ्वी के अतीत के साथ ही हमारे अतीत को भी समझने में सहायता करते हैं। अब यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं। भूविज्ञानी, जीवाश्म विज्ञानी, मानव विज्ञानी और पुरातत्व विज्ञानी। अब इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है तो इनके बारे में भी पता होना चाहिए। जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? भूविज्ञानी क्या है? पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों जैसे मृदा, पत्थरों, पहाड़ियों, पर्वतों, नदियों, महासागरों एवं पृथ्वी के अन्य हिस्सों का अध्ययन करते हैं। वे कहलाते हैं भूविज्ञानी। यानी पृथ्वी के जो भौतिक स्वरूप हैं, मृदा है, पत्थर है, पहाड़ियां, नदियां, पर्वत, महासागर और पृथ्वी के अन्य हिस्से, इनका अध्ययन करने वाले कहलाते हैं भूविज्ञानी। जीवाश्म विज्ञानी क्या है? जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ों, पशुओं एवं मानवों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। वे कहलाते हैं जीवाश्म विज्ञानी। तो यहाँ पर इन चित्र में आप देख सकते हैं, ये भूविज्ञानी है, ये जीवाश्म विज्ञानी है। आगे बढ़ते हैं। मानव विज्ञानी क्या होते हैं? मानव समाजों एवं संस्कृतियों का अतीत से लेकर वर्तमान तक अध्ययन करने वाले मानव विज्ञानी कहलाते हैं। और पुरातत्व विज्ञानी
मानव, पौधों एवं पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेषों जैसे उपकरण, घड़े, पात्र, मनके, मूर्तियां, खिलौने, हड्डियां, पशुओं, मानवों के दांत, जले हुए अनाज, घरों एवं ईंटों के हिस्से एवं अन्य वस्तुओं का उत्खनन करके अतीत का अध्ययन करते हैं। तो ये पुरातत्व विज्ञानी कहलाते हैं। यानी इन वस्तुओं का उत्खनन किया जाता है, जमीन से खोद कर निकाला जाता है, फिर उनका अध्ययन किया जाता है। तो ये अध्ययन करने वाले पुरातत्व विज्ञानी कहलाते हैं। इन चित्र में आप देख सकते हैं ये पुरातत्व विज्ञानी हैं और ये मानव विज्ञानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक शब्द प्रयोग हुआ है जीवाश्म। तो जीवाश्म क्या है इसके बारे में भी जानना जरूरी है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। जीव जंतुओं के पद चिन्हों या पौधों के अवशेष चिन्ह जो मृदा अथवा शिलाओं की परतों के बीच संरक्षित पाए जाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास में समय की गणना कैसे की जाती है? लिखा है प्रत्येक समाज एवं संस्कृति के पास समय की गणना करने की अपनी प्रणालियां रही हैं। प्रमुख घटनाएं जैसे किसी व्यक्ति विशेष का जन्म अथवा किसी शासक के शासन का आरंभ एक नए युग का आरंभ माना जाता रहा है। आज के समय में विश्व भर में सामान्यतः ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग किया जाता है। जो कैलेंडर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। साथ ही त्योहारों की तिथियों की गणना एवं अन्य मांगलिक कार्यों के लिए हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीनी आदि अन्य तिथि पत्रों का भी उपयोग करते हैं। तो जो त्योहार होते हैं और मांगलिक कार्य होते हैं इसके लिए अन्य तिथि पत्र भी प्रयोग किए जाते हैं और अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग तिथि पत्रों का प्रयोग भी करते हैं। आगे लिखा है पश्चिम में सामान्यतः ईसा मसीह के जन्म वर्ष से कैलेंडर का आरंभ माना जाता है। इस बिंदु से आगे के वर्षों की गणना की जाती है एवं इसे अंग्रेजी में एडी से इंगित किया जाता है। एडी लैटिन भाषा का एक शब्द संक्षेप है जो ईसा के जन्म के बाद के वर्षों को इंगित करता है। यानी एडी लिखा जाता है और ये क्या इंगित करता है? ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को। परंतु अब विश्व भर में इसे अंग्रेजी में कॉमन एरा यानी सीई कहा जाता है। अब वर्तमान की बात हो रही है, अब इसे क्या कहा जाता है? कॉमन एरा यानी सी और ई लिखा जाता है। आगे लिखा है उदाहरणार्थ भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। इसे 1947 ईस्वी, कभी कभी ईस्वी सन 1947 अथवा 1947 सीई लिख सकते हैं। आगे लिखा है इसी प्रकार ईसा मसीह के जन्म की पारंपरिक तिथि से पूर्व की वर्षों की गणना उल्टे क्रम में की जाती है एवं इसे अंग्रेजी में बीसी से इंगित किया जाता है। यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले के जो वर्ष हैं उन्हें बीसी से इंगित किया जाता है। इसे अब अंग्रेजी में बिफोर कॉमन एरा यानी बीसीई से इंगित किया जाता है। तो बीसीई से इंगित किया जाता है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के वर्ष और सीई से इंगित किया जाता है ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को। आगे लिखा हुआ है आगे लिखा है 560 आगे लिखा है उदाहरण के लिए 560 साधारण संवत पूर्व। इसका शॉर्ट में लिख दिया गया है, ये इसका मतलब है साधारण संवत पूर्व गौतम बुद्ध के जन्म की अनुमानित तिथि है। क्या आप गणना कर सकते हैं कि उनका जन्म आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो इसके बारे में अध्याय 7 में पढ़ने के लिए मिलेगा, यहाँ लिखा भी है। इस पाठ्य पुस्तक में
हमने बीसीई के लिए सामान्य संवत पूर्व तथा सीई के लिए सामान्य संवत शब्दों का प्रयोग किया है। ये शॉर्ट में प्रयोग किए गए हैं, तो ये यहाँ पर बता दिया गया है। अब यहाँ पर दो महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हुए हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। ग्रेगोरियन कैलेंडर, कैलेंडर यानी कि तिथि पत्र, इस कैलेंडर का उपयोग अब विश्व भर में होता है, जिसमें 365 दिन मिलकर 12 मास का निर्माण करते हैं एवं प्रत्येक 4 वर्ष में एक अधिवर्ष होता है। इस प्रकार शताब्दी वर्ष जैसे 1800, 1900, 2000 आदि सभी अधिवर्ष होंगे यदि वह 400 से विभाजित हो सकते हो। यानी ये जो सन दिए गए हैं, यदि ये 400 से विभाजित होते हैं तो ये अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष होंगे। तो इनमें से ना तो 1800 400 से विभाजित होगा, ना 1900 2400 से विभाजित होगा, तो ये क्या है, लीप वर्ष है। आगे लिखा है इसीलिए दिए गए शताब्दी वर्षों में केवल 2000 ही लीप वर्ष होगा। मांगलिक अनुकूल अथवा भाग लाने वाला शुभ समय, उदाहरणार्थ एक मांगलिक शुरुआत। यहाँ एक चित्र दर्शाया गया है, क्या लिखा है, 3 लाख साधारण संवत पूर्व से कुछ मुख्य घटनाओं की समय रेखा। ये हेमयोग यहाँ लिखा है, विश्व में शैल चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है, ये भी एक चित्र दर्शाया गया है। अब आप इसमें देखेंगे 12,000 साधारण संवत पूर्व अंतिम हिमयुग का अंत हो गया था। उसके बाद 8,000 साधारण संवत पूर्व में प्रथम स्थायी निवास व कृषि का आरंभ हुआ। 4,000 साधारण संवत पूर्व में तांबे के प्रथम धातु कर्म का आरंभ हुआ। उसके बाद ईसा का जन्म, यहाँ आप नीचे देखेंगे लिखा है ईसा का जन्म। तो जन्म के पूर्व के वर्षों को बीसीई लिखा जाता है, यानी साधारण संवत पूर्व। और इसमें नीचे भी लिखा है 6,000 साधारण संवत पूर्व में उपमहाद्वीप में मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक। 4,000 साधारण संवत पूर्व में मेसोपोटामिया में संसार का प्रथम नगर। 2,000 साधारण संवत पूर्व में सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो ये ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटनाओं के बारे में लिखा है, और बाद की घटनाओं को साधारण संवत लिखा हुआ है। तो 2,000 साधारण संवत हम इस कालखंड में हैं। और बुद्ध का जन्म यहाँ दर्शाया गया है, ये आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है। आगे लिखा है इस प्रकार की घटनाओं को चिन्हित करने के लिए समय रेखा एक सुविधाजनक उपकरण है। पृष्ठ संख्या 62 व 63 पर चित्र को देखिए। इन्हीं चित्रों की बात हो रही है, ये समय रेखा जो दर्शाई गई है, एक ये और एक ये। आगे लिखा है क्योंकि यह किसी विशेष अवधि में तिथियों और घटनाओं के अनुक्रम को दिखाता है। यहाँ दर्शाई गई सरलीकृत समय रेखा पर मानव सभ्यता के आरंभ से वर्तमान तक की यात्रा को दर्शाया गया है। समय रेखा पर बिंदुओं के माध्यम से प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को चिन्हित किया गया है। ध्यान रखिए, समय रेखा पर बिंदुकृत हिस्सा छोड़े गए कालखंड को दर्शाता है, अन्यथा यह समय रेखा 3 मीटर लंबी हो जाती। यहाँ आप देखेंगे ईसा मसीह का जन्म पूर्व के जो वर्ष हैं उन्हें साधारण संवत पूर्व लिखा है, और 560 साधारण संवत पूर्व में जन्म हुआ है महात्मा बुद्ध का। ईसा मसीह की जन्म से पूर्व इनका जन्म हुआ, और 2000 साधारण संवत। और अभी ये जो भविष्य यहाँ पर दर्शाया गया है जो आने वाला है, और ये वर्तमान दर्शाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय रेखा ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम को समझने में भी सहायक सिद्ध होती है। उदाहरणार्थ तिथियां देखे बिना भी आप लोग समझ सकते हैं कि बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ था।
तो समय रेखा से आप समझ गए कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। आगे क्या लिखा है, ध्यान रखें, क्या ध्यान रखना है, वर्ष एवं दशक के साथ ही इतिहास में लंबी अवधि का अध्ययन करते समय हम सामान्यतः दो अन्य विशेष शब्दों का भी उपयोग करते हैं। शताब्दी, तो शताब्दी क्या है, यह किसी भी 100 वर्षों का कालखंड है, यानी 100 वर्ष जब हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है शताब्दी। इतिहास में एक साधारण संवत से लेकर प्रत्येक 100 वर्षों के लिए शताब्दी की गणना की जाती है। उदाहरणार्थ वर्तमान में हम 21वीं शताब्दी में हैं, जो 2001 से आरंभ होकर 2100 तक चलेगी। तो 100 वर्षों का समय शताब्दी कहलाता है। आगे लिखा है, ईसा पूर्व की गणना करने के लिए हम एक साधारण संवत पूर्व से आरंभ करके समय में पीछे की ओर लौटते हैं। उदाहरणार्थ 3री शताब्दी साधारण संवत पूर्व में 300 साधारण संवत पूर्व से लेकर 201 साधारण संवत पूर्व तक का समय सम्मिलित होगा। आगे लिखा है सह शताब्दी के बारे में, यह किसी भी 1000 वर्षों का कालखंड है, यानी 1000 वर्ष मिलकर बनाते हैं सह शताब्दी। इतिहास में एक साधारण संवत से लेकर प्रत्येक सहस्त्र वर्षों के लिए सह शताब्दी की गणना की जाती है। उदाहरणार्थ हम 3री सह शताब्दी में हैं, जो 2001 से साधारण संवत से आरंभ होकर 3000 साधारण संवत तक चलेगी। शताब्दी की तरह ही साधारण संवत पूर्व सह शताब्दी की गणना के लिए हम एक साधारण संवत पूर्व से आरंभ करके समय में पीछे की ओर लौटते हैं। उदाहरणार्थ एक सह शताब्दी साधारण संवत पूर्व में एक साधारण संवत पूर्व से लेकर 1000 साधारण संवत पूर्व तक का समय सम्मिलित होगा। आपको इतना याद रखना है कि शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, सह शताब्दी में 1000 वर्षों का कालखंड होता है, इतना ही याद रखिएगा। ये तो आपको समझाने के लिए सब बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चित्र सबसे पहले छपा था उसके बारे में भी जान लीजिए। इस चित्र की बात हो रही है, थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको पूरा दिखाई दे। ये लिखा है पृथ्वी पर जीवन के विकास यानी उद्भव के कुछ प्रमुख चरणों की समय रेखा। अब यहाँ पर वर्षों पूर्व और करोड़ों वर्षों पूर्व और अरबों वर्षों पूर्व ये अलग अलग रंग से दर्शाए गए हैं, तब आप समझेंगे। अब जैसे पृथ्वी, तो ये अरबों वर्षों पूर्व, प्रथम कोशिकाएं, इनका विकास कब हुआ है, अरबों वर्षों पूर्व। वातावरणीय ऑक्सीजन और जीवाणु, इतना आप देखेंगे किस कलर से दिखाया गया है, स्काई ब्लू। तो इन सब का विकास क्या हुआ है, विकास हुआ है अरबों वर्षों पूर्व। अब यहाँ जो देखेंगे, ये जो नीले रंग से दिखाया गया है, स्पंज एवं कवक, पिरवाल, उभयचर कीट, मछली, कशेरुकी, शार्क, सरीसृप, डायनासोर, पक्षी, स्तनपायी, तो ये सभी इनका विकास हुआ है करोड़ों वर्षों पूर्व। और यहाँ पर आप देखेंगे जो ग्रीन रंग से दिखाई गई है, हरे रंग से, इनका विकास हुआ है वर्षों पूर्व। तो चित्र के बारे में आपको बता दिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखें, क्या ध्यान रखना है, क्या आप जानते हैं कि भारत में पारंपरिक तिथि पत्रों का निर्माण किस प्रकार किया जाता रहा है। अनेक भारतीय तिथि पत्र महीनों एवं दिनों के निर्धारण के लिए सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करते हैं। जो अनेक भारतीय तिथि पत्र यानी कि जो कैलेंडर हैं, वह महीनों और दिनों का निर्धारण कैसे करते हैं, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार।
पंचांग क्या है? पंचांग तालिकाओं की एक पुस्तक है जिसमें प्रत्येक माह के दिनों के साथ साथ संबंधित खगोलीय आंकड़ों को सूचीबद्ध किया जाता है। उदाहरणार्थ यह सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त जैसी घटनाओं का सटीक आकलन करता है। तो जो पंचांग होती है यह खगोलीय आंकड़ों को सूचीबद्ध करता है। आगे लिखा है मौसम के पूर्वानुमान, त्योहारों की तिथियों और समय निर्धारण आदि के लिए आज भी भारत में पंचांग का बड़े स्तर पर उपयोग किया जाता है। तो आज भी पंचांग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है इतिहास के स्रोत। कोई स्थान, व्यक्ति, लेख अथवा वस्तु जिसके माध्यम से हम अतीत की किसी घटना अथवा कालखंड से संबंधित जानकारी एकत्र करते हैं तो वे इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। आगे लिखा है इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं, यानी किससे हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या आप अपने माता पिता एवं परिवार की 3 पीढ़ियों की जानकारी एकत्र कर सकते हैं। अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी की एक वंशावली बनाइए। उनके नामों का पता लगाइए और यह भी कि वह जीवन यापन के लिए क्या करते थे एवं उनका जन्म कहाँ हुआ था। बच्चों के लिए ये क्रियाकलाप दिया गया है। यहाँ एक सारणी भी दी गई है कि किस प्रकार बच्चों को सारणी बनानी है। तो ये अपने सिलेबस से संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए विचार करें। क्या विचार करना है? क्या आपने कभी अपने घर अथवा आसपास पुराने सिक्कों, पुस्तकों, वस्त्रों, आभूषणों अथवा बर्तनों को देखा है? तो आपने भी अपने घर में पुराने बर्तनों को जरूर देखा होगा। पुराने बर्तन आपके रखे होंगे, आपके दादा दादी के बर्तन होंगे या उनके भी जो पुराने संबंधी हैं उनके बर्तन आपने देखे होंगे। इन वस्तुओं अथवा पुराने घरों एवं भवनों से हम किस प्रकार की सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं? यानी ये बर्तन उस समय प्रयोग किए जाते थे। आपने अपने घर में और भी कई पुरानी चीजें देखी होंगी, जैसे सिक्के हैं, आभूषण भी आपने देखे होंगे, यानी कि जेवर। तो ये उस समय के बारे में जानकारी देते हैं। आगे लिखा है प्रत्येक वस्तु अथवा संरचना एक कहानी बताती है और वह चित्रखंड पहेली के हिस्से की तरह होती है। जो जिक्सो पहेली होती है उसी की तरीके से बताया जा रहा है कि प्रत्येक जो वस्तु है उसकी संरचना एक कहानी बताती है। जो वस्तु होती है उसकी संरचना उसी समय के अनुसार होती है जिस समय की वह होती है। तो वह एक चित्रखंड पहेली के हिस्से की तरह होती है। जिन वस्तुओं को आप अपने घर में देखते हैं वह आपको अपने परिवार के इतिहास के विषय में कुछ बताती हैं। इसी प्रकार हम ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। एक बात सदैव याद रखनी है कि इतिहास के मामले में पहेली के कुछ हिस्से गायब रह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे भाग हों जो उपलब्ध ना हों। तो इसीलिए बताया गया है कि इतिहास के मामले में क्या होता है कि पहेली के कुछ हिस्से गायब रह सकते हैं। अब यहाँ पर इतिहास के स्रोत लिखे हुए हैं। ये लिखा हुआ है इतिहास के स्रोत। कौन कौन से स्रोत हैं? पुरातात्विक स्रोत, मौखिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और कलात्मक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या है? शिलालेख है और शिलालेख में पांडुलिपि, ताम्रपत्र और सिक्के बहुत ही अच्छा एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है। संरचना में स्मारक और टीले, ये सभी क्या है? ये पुरातात्विक स्रोत हैं। उसके बाद लिखा है उत्खनन। उत्खनन में मानव, पशु एवं पौधों के अवशेष, उपकरण एवं हथियार, मूर्तियां एवं आभूषण। इसके अलावा मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन और खिलौने, और निवास स्थान एवं शवाधान। यानी शवाधान का मतलब क्या है? जहां पर अंतिम संस्कार किया जाता था। आगे लिखा है कलात्मक स्रोत। कलात्मक स्रोत कौन कौन से हैं? चित्रकला है, मूर्ति कला और पट्टिका पैनल। आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आएगा? भारतीय साहित्य और विदेशी विवरण। भारतीय साहित्य में क्या है? वेद एवं इतिहास, कविता एवं नाटक, ऐतिहासिक लेख और कहानियों का संग्रह। और विदेशी विवरण में
यात्रा वृत्तांत, ऐतिहासिक वृत्तांत। और मौखिक स्रोत में वंशावली और लोक साहित्य। तो बहुत ही अच्छा ये एक चित्र दिया गया है, इसमें आप आसानी से सभी स्रोतों के बारे में समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पेज 67 पर दिए गए इतिहास के स्रोत संबंधी चित्र को देखिए। आपको पूरा समझा दिया है। यह इतिहास के प्रमुख स्रोतों को एक साथ प्रदर्शित करता है। आपको अभी इन सभी को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हम आगे चलकर इनमें से कुछ का उपयोग करेंगे। उदाहरणार्थ, जब इतिहासकार 1500 वर्ष पूर्व किसी राजा या रानी, प्राचीन स्मारक, युद्ध या व्यापार की कुछ वस्तुओं के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं, तो वे बड़े ध्यान से अधिक स्रोतों की जानकारी संकलित करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ये स्रोत एक दूसरे की पुष्टि करते हैं, यानी जो स्रोत यहाँ पर दर्शाए गए हैं ये एक दूसरे की पुष्टि भी करते हैं। जैसे चित्रखंड पहेली यानी जिक्सो के टुकड़े मेल खाते हैं, तो कभी यह एक दूसरे के विपरीत सूचनाएं प्रदान करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये स्रोत जो जानकारी दे रहे होते हैं समान जानकारी दे रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी जानकारी होती है जिसमें ये विपरीत सूचनाएं प्रदान कर रहे होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह निर्णय लेना पड़ता है कि किस स्रोत पर अधिक विश्वास किया जाए। इस प्रकार इतिहासकार जिस कालखंड का अध्ययन कर रहे होते हैं वे उसके इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं। इतिहास के इन सभी स्रोतों में कौन योगदान देता है? इतिहासकारों के साथ ही पुरातत्व विज्ञानी, पुरालेख शास्त्री जो प्राचीन अभिलेख पढ़ते हैं, मानव विज्ञानी जो मानव समाज और संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं, साहित्य व भाषा के विशेषज्ञ आदि इसमें अपना योगदान देते हैं। साथ ही पिछले 50 वर्षों में वैज्ञानिक अध्ययनों ने इतिहास के पुनर्निर्माण में अधिक से अधिक योगदान दिया था। उदाहरणार्थ, प्राचीन जलवायु का अध्ययन, उत्खनन की गई सामग्री का रासायनिक अध्ययन और प्राचीन मानव की आनुवांशिकी के अध्ययन ने एक नया दृष्टिकोण दिया है। यानी उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है कि प्राचीन जलवायु का अध्ययन, जो पुराने समय में जो जलवायु थी, उत्खनन की गई सामग्री का रासायनिक अध्ययन और प्राचीन मानव की आनुवांशिकी के अध्ययन ने एक नया दृष्टिकोण दिया है, जिससे और पूरक स्रोत प्राप्त हुए हैं। आगे लिखा है, साथ ही इतिहासकार आधुनिक इतिहास का अध्ययन करते हैं। यानी आधुनिक इतिहास से क्या आशय है? जिसका जो समय है 2-3 शताब्दियों का है, यानी पिछली 2 अथवा 3 शताब्दियों का इतिहास, ये आधुनिक इतिहास कहलाता है। तो लिखा है, साथ ही जब इतिहासकार आधुनिक इतिहास का अध्ययन करते हैं तो समाचार पत्र एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। पिछले कुछ दशकों के अध्ययन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, इंटरनेट आदि का भी उपयोग किया जा सकता है। तो पिछले कुछ दशकों के अध्ययन के लिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, टीवी, इंटरनेट और समाचार पत्र जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। यहाँ 2 तथ्य लिखे हुए हैं जिनके बारे में जानना भी जरूरी है। क्या लिखा है? इतिहासकार क्या है? ऐसा व्यक्ति जो अतीत का अध्ययन करता है एवं उसके विषय में लिखता है, इतिहासकार कहलाता है। और आनुवांशिकी क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जो यह अध्ययन करती है कि किस प्रकार पौधों, जानवरों या मनुष्यों की कुछ विशेषताएं एवं गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आपकी जो शक्ल है वो किससे मिल रही है, माता से मिल रही है या पिता से मिल रही है। यानी इसी प्रकार की जो विशेषताएं और गुण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, इसी प्रकार से पौधों में होता है, इसी प्रकार से जानवरों में होता है। तो ये कहलाता है आनुवांशिकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, मानव इतिहास का प्रारंभ। मानव वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रह रहे हैं।
यह एक लंबा समय प्रतीत होता है। यानी मानव जो है ये पृथ्वी पर कब से रह रहा है, 3 लाख वर्ष पूर्व से। परंतु यह पृथ्वी के इतिहास का एक छोटा सा अंश मात्र है। आइए अपने आरंभिक इतिहास को संक्षेप में जानें। यहाँ चित्र देख सकते हैं आप, चित्र दर्शाए गए हैं। आगे लिखा है, आदि मानव को प्रकृति से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दूसरे की सहायता करने के लिए वे टोलियों अथवा समूहों में रहते थे। वे मुख्यतः आखेटक एवं खाद्य खाद्य संग्राहक थे। यानी आखेटक यानी शिकार करते थे और भोजन का संग्रहण करते थे तथा भोजन एवं आश्रय की निरंतर खोज करते रहते थे। यानी कोई इनका निश्चित रहने का निवास स्थान नहीं था। ये अपने आश्रय की और भोजन की निरंतर खोज में लगे रहते थे। आरंभिक मानव की बात हो रही है। इसका अर्थ है कि वे अपने जीवन के लिए खाने योग्य पौधों एवं फलों के संग्रह व आखेट पर निर्भर थे। आखेट यानी कि शिकार। हमारे आदि पूर्वजों के प्राकृतिक तत्वों को लेकर कुछ निश्चित विश्वास थे। संभवतः उनकी मरणोपरांत जीवन को लेकर भी कुछ धारणाएं थीं। यानी वे मानते थे कि मरने के बाद भी जीवन है। मरणोपरांत जीवन क्या है? मृत्यु के बाद के जीवन को मरणोपरांत जीवन कहते हैं। तो कुछ उनकी धारणाएं ये भी थी, प्राकृतिक तत्वों को लेकर ये विश्वास करते थे कि मरने के बाद भी जीवन है। ऐसी धारणाओं पर वे विश्वास करते थे। आगे लिखा है, यह समूह अस्थायी शिविरों, शैलाश्रयों अथवा गुफाओं में रहते थे एवं एक दूसरे से जिन भाषाओं में संवाद करते थे वे अब लुप्त हो चुकी हैं। उन्होंने अग्नि का उपयोग किया, पत्थर की उन्नत कुल्हाड़ियों एवं ब्लेड्स, नुकीले तीरों एवं अन्य उपकरणों के निर्माण ने उनके जीवन को सरल बना दिया। यानी ये अस्थायी शिविर लगाते थे, उसी में रहते थे। स्थायी निवास इनका नहीं था। शैलाश्रयों और गुफाओं में भी रहते थे और जिस भाषा का ये बातचीत में प्रयोग करते थे वो अब लुप्त हो चुकी है। अब उसका प्रयोग कोई नहीं करता। इन्होंने अग्नि का उपयोग किया, पत्थर की उन्नत कुल्हाड़ियों और ब्लेड्स, नुकीले तीरों और अन्य उपकरणों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। इससे क्या हुआ, इनका जीवन और सरल बन गया। आगे लिखा है, संपूर्ण विश्व की सैकड़ों गुफाओं के शैल चित्रों में उनके जीवन के विविध आयाम दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ चित्र साधारण आकृतियों एवं प्रतीकों के हैं, जबकि कुछ अन्य चित्र अधिक विस्तृत हैं एवं उनमें पशुओं एवं मानवों के दृश्य हैं। तो कुछ चित्र कैसे हैं? अधिक विस्तृत हैं, बड़े बड़े हैं, जिनमें पशुओं के चित्र दर्शाए गए हैं और मानवों के। और कुछ साधारण चित्र हैं जिनमें आकृतियां और प्रतीक दर्शाए गए हैं। आगे लिखा है, समय के साथ इन आदि मानवों ने पत्थर एवं मनकों की माला, पशुओं के दांतों के पेंडेंट आदि जैसे साधारण आभूषण बना लिए और कभी कभी वे दूसरे समूहों के साथ इनका आदान प्रदान करने लगे। तो समय बीता, उस समय के साथ इन आदि मानवों में थोड़ा बहुत विकास हुआ। पत्थर और मनकों की इन्होंने माला बनाना प्रारंभ कर दिया, पशुओं के दांतों के पेंडेंट इन्होंने बनाए और जो साधारण प्रकार के आभूषण थे वो आभूषण बनाना ये सीख गए। तो अपनी जरूरतों के हिसाब से ये समूहों में इनका आदान प्रदान भी करने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, पहली उपज यानी पहली बार मानव ने क्या उगाया। एक लंबे समय में पृथ्वी की जलवायु में अनेक परिवर्तन आए हैं। एक समय पृथ्वी पर बहुत ठंड थी एवं इसका एक बड़ा भाग हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढका हुआ था। इसीलिए इसे हिमयुग कहा जाता था। आपको समय रेखा में दिखाया था हिमयुग, तो हिमयुग इसीलिए कहा गया था क्योंकि इसका एक बड़ा भाग बर्फ से ढका रहता था। आगे लिखा है, इसके विषय में आप विज्ञान में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बाद में जब जलवायु गर्म होने लगी तो हिम का कुछ भाग पिघल गया, जिसके कारण तत्कालीन नदियों में जलभराव हो गया, जो बाद में समुद्रों में समाहित हो गई। हिमयुग लगभग 1 लाख वर्ष से पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक रहा। तो जब गर्मी हुई, हिम पिघली यानी बर्फ पिघली। इससे क्या हुआ कि जो नदियां थी उनमें जल भराव हो गया और ये बाद में समुद्र में समाहित हो गई। हिमयुग का जो समय है वो भी बताया गया है।
आगे बढ़ते हैं। इसके उपरांत मानव ने जीने योग्य परिस्थितियों में सुधार इसके उपरांत मानव के लिए जीने योग्य परिस्थितियों में सुधार आया। विश्व के कई हिस्सों में उन्होंने एक स्थान पर बसना तथा अनाज उगाना आरंभ किया। यानी धीरे धीरे विकास हुआ। पहले मानव का जो निवास था कैसा था, अस्थायी था। लेकिन जब बाद में क्या हुआ, जो परिस्थितियां थी उनमें बदलाव आया, सुधार आया। जो विश्व के कई हिस्से थे तो मानव ने क्या किया, एक स्थायी निवास बनाने का प्रयास किया। यानी एक स्थान पर बसने का प्रयास किया और वहीं पर उन्होंने अनाज उगाना आरंभ कर दिया। उन्होंने गाय, बकरी आदि जैसे जानवरों का घरेलूकरण भी आरंभ कर दिया। यानी इन जानवरों को उन्होंने पालना शुरू कर दिया। भोजन की अधिक उपलब्धता के कारण ये समूह अपने आकार व संख्या में बड़े हो गए। ये प्रायः नदियों के किनारे बसने लगे थे। लेकिन इसका एकमात्र कारण जल की उपलब्धता नहीं थी, अपितु यहाँ की मृदा का अधिक उपजाऊ होना था। इससे अन्न उगाने की प्रक्रिया अधिक सरल हो गई। यानी ये जो समूह थे ये नदी के किनारे बसने लगे। अब नदी के किनारे बसने से क्या था, जल की उपलब्धता तो थी ही, लेकिन नदी के पास की जो भूमि थी वह उपजाऊ थी, तो इससे कृषि करने में इन्हें सरलता हुई और उपज भी अच्छी होती थी उस मृदा में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख भी सकते हैं, ये नदी देखेंगे आप, यहीं पर इन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया था। जो आदि मानव थे ये नदी के किनारे ही बसते थे, क्योंकि इसके पास की भूमि कैसी होती थी, उपजाऊ होती थी। और इन्होंने जानवरों को भी पालना प्रारंभ किया। बकरी है, गाय है, भेड़ है, इस प्रकार के जानवरों को इन्होंने पालना भी प्रारंभ कर दिया था। यहाँ पर विचार करने के लिए क्या लिखा है, पहले प्रदर्शित शैल चित्र एवं उपर्युक्त चित्र दोनों में ही पुरुषों एवं महिलाओं को कुछ निश्चित भूमिकाओं में दर्शाया गया है। यद्यपि ये स्वाभाविक प्रतीत होते हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि ये सही हों। ये सभी परिस्थितियों पर लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए हो सकता है शैल चित्र में महिलाओं ने गुफा में चित्रकारी करने के लिए रंगों को तैयार किया हो अथवा स्वयं चित्रकारी की हो। दोनों ही चित्रों में हो सकता है कि पुरुषों ने भोजन की कोई वस्तु बनाई हो अथवा शिशुओं की देखभाल में मदद की हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे महिलाएं भोजन बना रही हैं और जो कृषि योग्य कार्य है पुरुष कर रहे हैं। और भी चित्र दर्शाए गए हैं, उनमें भूमिकाओं पर विचार करने के लिए कहा गया है। इसमें आप देखेंगे इसमें भी देखेंगे जो बच्चे हैं वो महिलाएं संभाल रही हैं, पुरुष हैं अन्य कार्य कर रहे हैं। तो जो इनकी भूमिका है उन पर विचार करने के लिए कहा गया है। आगे लिखा है, जैसे जैसे समुदायों का विकास हुआ समाज जटिल होता गया। सरदार अथवा मुखिया लोगों के कल्याण के लिए उत्तरदायी थे तथा सभी सामूहिक रूप से सामुदायिक कल्याण के लिए कार्य करते थे। उदाहरण के लिए निजी स्वामित्व का भाव नहीं था और भूमि पर सामुदायिक रूप से कृषि की जाती थी। यानी ऐसा नहीं था कि किसी एक निश्चित व्यक्ति की भूमि हो, निजी स्वामित्व नहीं था, भूमि पर सभी लोग मिलकर कृषि करते थे। आगे लिखा है, जैसे जैसे समय बीतता गया पल्ली यानी उपग्राम बड़े गांवों में परिवर्तित हो गए, जो मुख्यतः भोजन, वस्त्र एवं उपकरण आदि वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। धीरे धीरे इन गांवों में संप्रेषण एवं आवागमन का तंत्र विकसित हुआ एवं इनमें से कुछ छोटे कस्बों में परिवर्तित हो गई। यानी धीरे धीरे विकास हुआ है। जब समय बीता तो जो पल्ली थे यानी उपग्राम, इन्हें बड़े गांव में परिवर्तित कर दिया गया और ये भोजन, वस्त्र और उपकरणों का आदान प्रदान करने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ, गांव में संप्रेषण और आवागमन का तंत्र भी विकसित हो गया। यानी आने जाने में कोई समस्या नहीं होती थी, संप्रेषण भी आसानी से होने लगा था। तो इनमें से जो कुछ गांव थे इन्हें छोटे कस्बे बना दिया गया। उदाहरणार्थ मृदभांड एवं मिट्टी की अन्य वस्तुओं को बनाने एवं धातुओं के उपयोग की तकनीकी का आगमन हुआ, जिससे टिकाऊ उपकरण, दैनिक उपयोग की वस्तुओं एवं आभूषण को बनाना सरल हो गया। दो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर लिखे हुए हैं। कल्याण का अर्थ क्या है, स्वास्थ्य, समृद्धि और भलाई। और पल्ली क्या है, एक छोटी बस्ती अथवा छोटा गांव। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अध्याय 6 में देखेंगे कि इन चरणों में किस प्रकार से सभ्यता के उदय में योगदान दिया गया।
अभी यह याद रखना आवश्यक है कि मानव सभ्यता को विकास के इन प्रारंभिक चरणों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इस दौरान कुछ कठिन क्षण भी आए जब कुछ पूर्ववर्ती प्रजातियों की भांति मानव सभ्यता भी लुप्त हो सकती थी। हम उन आदि मानवों के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे जिनके साहस और दृढ़ता के कारण आज हमारा अस्तित्व संभव हो पाया, क्योंकि इतिहास में ऐसे साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं कि हम उन आदि मानवों के बारे में जान पाएं जिनसे हमारा अस्तित्व संभव हो पाया है। आगे बढ़ने से पहले क्या लिखा है, हमने अतीत के बारे में और अधिक जानने के कुछ तरीकों का पता लगाया। समय रेखा की अवधारणा हमें भिन्न भिन्न समय पर ऐतिहासिक घटनाओं के अनुक्रम को समझने में सहायता करती है। समय की गणना की विभिन्न विधियां हैं, वर्ष, दशक, शताब्दी और सहस्त्राब्दी इतिहास के विभिन्न स्रोत हैं। ये ऐतिहासिक घटनाओं को समझने व उनके पुनर्निर्माण करने में सहायक होते हैं। और हमने आरंभिक मानव जीवन को संक्षेप में समझा और यह भी जाना कि मानव समाज कैसे समय के साथ जटिल होता गया। तो लेसन होता है यहीं पर समाप्त। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके पहले वाले वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, अभी आपके पास पर्याप्त समय है, अभी आप उन्हें देख लेंगे। जब वीडियो एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे फिर आपको वीडियो देखने में भी परेशानी होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और कहीं पर भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यूपी टेट के एसएसटी के प्रीवियस ईयर के पेपर में सॉल्व करवा रही हूँ, यदि आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं। इसके अलावा पेपर फर्स्ट के ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।